Hello friends, welcome to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt and refer solutions of exercise questions 1 to 10 from Center of Mass and Collisions chapter of HC Verma. Okay, so here are the questions. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 1. Three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC of h 1 meters. Locate the center of mass of the system. Okay, so मान लेते हैं ये वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस पे इन तीन पार्टिकल्स को रखा हुआ है. लेट्स से दिस इज वर्टाइस ए, बी एंड सी. ए के ऊपर 1 kg का मास रखा हुआ है, बी के ऊपर 2 kg एंड सी के ऊपर 3 kg का मास. और इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को हमें लोकेट करना है. ट्रायंगल का साइड 1 मीटर दिया हुआ है. तो देखो आंसर की में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया कि ए बी को एक्स एक्सिस मान लेते. एक्चुअल क्वेश्चन में वो लोग मेंशन करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, राइट. तो यहाँ पे अपन ए को ओरिजिन मान रहे और ए बी को एक्स एक्सिस चूज कर रहे और इसके परपेंडिकुलर लेट्स से दिस इज द वाई एक्सिस. तो इस ओरिजिन और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में अपन सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एक्स कॉम इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. और इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी अपन निकाल सकते हैं. ए को ओरिजिन चूज कर रहे तो ए के कोऑर्डिनेट 0,0, बी के कोऑर्डिनेट्स 1,0 और पॉइंट सी जो होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हाफ होगा 0.5 और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो अपन ट्रायंगल CAD के मदद से निकाल सकते हैं. ये वाला लेंथ 1 मीटर और ये एंगल 30 डिग्री से. तो CD को 1 cos 30 मतलब √3/2 लिखा जा सकता है. तो पॉइंट C का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0.5 और y कोऑर्डिनेट √3/2. तो ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो. A का मास 1, x1 0, B का मास 2 kg एंड x2 1, C का मास 3 kg एंड x3 0.5 अपॉन टोटल मास. टोटल मास कितना होगा 1 + 2 + 3 6. तो यहाँ से x कॉम हमें मिल जाएगा 2 + 3 × 0.5 मतलब 1.5 अपॉन 6. सो ये 3.5 अपॉन 6 के इक्वल आ जाएगा विच इज 35 अपॉन 60. तो ये 7 अपॉन 12 मीटर्स के इक्वल आ जाएगा एक्स कॉम, राइट. सिमिलरली वाई कॉम फाइंड करने के लिए अगेन सिमिलर फॉर्मेट में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो. m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. तो m1 मतलब a का मास विच इज 1 kg, y1 मतलब a का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 होगा. सिमिलरली m2 b का मास 2 और b का y कोऑर्डिनेट भी 0 प्लस m3 c का मास इंटू c का y कोऑर्डिनेट विच इज √3/2 अपॉन टोटल मास जो कि 6 के इक्वल होगा. इसको सॉल्व करने पर y कॉम हमें मिल जाएगा. ये पहले दो टर्म्स तो 0 है एंड थर्ड टर्म में 3 और 6 ये कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा. सो y कॉम की वैल्यू √3/4 आ जाएगी, राइट. सो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए. x कोऑर्डिनेट 7/12 होगा and y coordinate √3/4. Okay. Question number 2. The structure of a water molecule is shown in the figure. Find the distance of the center of mass of the molecule from the center of the oxygen atom. So यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को ही ओरिजिन मान लेते. इसको x एक्सिस और नीचे को y एक्सिस मान लेते
और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बाय सिमेट्री पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का हमें सिर्फ वाई कॉम निकालना पड़ेगा, राइट। एक्स कॉम तो 0 हो जाएगा बाय सिमेट्री। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम को नंबर 1 असाइन कर दो, हाइड्रोजन एटम्स को नंबर 2 एंड नंबर 3। ऑक्सीजन एटम का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, एंड हाइड्रोजन एटम्स के वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे और वो इस लेंथ के इक्वल होगा। ये वाला जो लेंथ है 0.96 इंटू 10 टू द पावर -10, इसको L मान लेते। तो ये वर्टिकल लेंथ जो होगा, ये वाला जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स का वाई कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल। ये वाला एंगल 104 का हाफ होगा, 52 डिग्रीज, और हाइपोटेन्यूज L के इक्वल। तो एडजेसेंट साइड L cos 52 डिग्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन एटम्स के वाई कोऑर्डिनेट्स अपन L cos 52 लिख सकते हैं। सो वाई कॉम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, y1 0 है और m2 m3 दोनों मासेस भी सेम और दोनों y कोऑर्डिनेट्स भी सेम, तो ये 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को 1 AMU लिख सकते एंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को 16 AMU। O2 मॉलिक्यूल का 32 होता है बट ऑक्सीजन एटम का 16 AMU होगा। सो m2y2 plus m3y3 means 2 times the mass of hydrogen atom, which is 1 AMU, into y coordinate, which is L cos 52 upon m1 plus m2 plus m3, मतलब 1 plus 1 plus 16, और ये भी AMU में होगा। तो AMU यूनिट्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। इट डजंट मैटर कि अपन मास को कौन से यूनिट्स में लेते हैं। सो फाइनल आंसर 2 into 1 into L cos 52। L मतलब 0.96 into 10 to the power -10 into cos 52 upon 18। इसको सिंप्लीफाई कर लेते। सबसे पहले cos 52 डिग्रीज हमें पता नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.62 के करीब आ जाएगी। और बाकी टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए भी लेट्स यूज कैलकुलेटर। टू इंटू 0.96 इंटू 0.62 divided by 18 into 10 to the power -10। तो 6.6 into 10 to the power -12 लिख सकते हैं इसको। ये सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होगा और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ऑक्सीजन एटम से भी इतना ही होगा, राइट। 6.6 into 10 to the power -12 meters। ओके। Question number 3. 7 homogeneous bricks, each of length L, are arranged as shown in the figure. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L by 10. Find the x coordinate of the center of mass relative to the origin as shown. तो यहाँ पे पॉइंट O को ओरिजिन मान रहे और हर एक ब्रिक को L by 10 डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया जा रहा है रिलेटिवली, और किस तरीके से डिस्प्लेस किया जा रहा है वो अपन डायग्राम में देख सकते हैं। तो इन सारे ब्रिक्स को नंबर दे देते 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 ब्रिक्स है। सो ब्रिक 2 3 4 इनको राइट में डिस्प्लेस किया जा रहा है एंड ब्रिक 5 6 7 को वापस लेफ्ट में डिस्प्लेस किया जा रहा है। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इन सारे ब्रिक्स का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अपन लिख सकते हैं। ब्रिक 1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो L by 2 होगा। ब्रिक 2 को अगर डिस्प्लेस नहीं किया होता तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट L by 2 होता, बट क्योंकि उसको L by 10 से राइट में डिस्प्लेस किया जा रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी L by 10 से राइट में डिस्प्लेस हो जाएगा। वैसे ही ब्रिक 3 का L by 2 प्लस 2 टाइम्स L by 10। ब्रिक 3 जो है वो ब्रिक 2 के रिस्पेक्ट में फर्दर L by 10 से आगे डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट से 2 टाइम्स L by 10 होगा। सिमिलरली ब्रिक 4 का जो सेंटर ऑफ मास है वो L by 2
प्लस 3 टाइम्स L/10 होगा। ब्रिक 5 का जो सेंटर ऑफ मास है वो ब्रिक 3 से कोइंसाइड करेगा, क्योंकि ब्रिक 5 को वापस लेफ्ट की तरफ L/10 शिफ्ट कर रहे हैं। और सिमिलरली ब्रिक 6 का जो सेंटर ऑफ मास है वो ब्रिक 2 के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाएगा। एंड ब्रिक 7 का सेंटर ऑफ मास ब्रिक 1 के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि ब्रिक 7 तक पहुंचने के लिए अपन वापस इसको 3 बार लेफ्ट में डिस्प्लेस करेंगे। 5 को एक बार किया, 6 को एक बार किया और वापस 7 को एक बार किया। और नीचे वाले ब्रिक के रिस्पेक्ट में भी 3 बार राइट में डिस्प्लेस कर चुके थे। तो ब्रिक 7 का जो अलाइनमेंट है वो एग्जैक्टली ब्रिक 1 के अलाइनमेंट से मैच हो जाएगा। सो अपन को सारे ब्रिक्स के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको अपन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 till n7 x7 अपॉन समेशन ऑफ मासेस। और यहाँ पे सारे ब्रिक्स का मास अपन सेम मान सकते हैं। तो m को कॉमन ले लो, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7 अपॉन 7m, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे x1 और x7 को क्लब कर सकते हैं, तो उन दोनों को ऐड करने पर 2 टाइम्स L/2 आ जाएगा। सिमिलरली x2 और x6 को क्लब करने पर 2 टाइम्स L/2 प्लस L/10, और x3 और x5 को क्लब करने पर 2 टाइम्स L/2 प्लस 2 टाइम्स L/10, एंड फाइनली x4 ये कितना होगा L/2 प्लस 3 टाइम्स L/10। और इस पूरे को 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म L होगा, सेकेंड टर्म L प्लस 2 टाइम्स L/10, थर्ड टर्म विल बी L प्लस 4 टाइम्स L/10, एंड फाइनली L/2 प्लस 3 टाइम्स L/10। तो यहाँ पे L/10 के टर्म्स को अलग से ऐड कर देते हैं। 2 टाइम्स L/10 प्लस 4 टाइम्स L/10, ये 6 टाइम्स L/10 होगा, प्लस 3 टाइम्स L/10, तो 9 टाइम्स L/10। और L के टर्म्स कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3, 3L प्लस L/2, 7L/2 प्लस 9L/10, ये बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बाय 7, राइट, ये आ जाएगा। सो LCM ले लेते हैं इसको। 7L/2 मतलब 35L/10 एंड 35 प्लस 9, ये 44L/10 होगा डिवाइडेड बाय 7। सो फाइनल आंसर 44 अपॉन 70 टाइम्स L, मतलब 22 अपॉन 35 टाइम्स L। ये पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट। Question number 4. A uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r of the same thickness and same density. The peripheries of the two disks touch each other. Locate the center of mass of the system. So, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2r रेडियस का डिस्क है और इसके ऊपर r रेडियस का डिस्क रखा जा रहा है सच दैट दोनों के पेरिफेरीज टच कर रहे हैं। तो r रेडियस के डिस्क को इस तरीके से प्लेस किया होगा। तो अगर दोनों के पेरिफेरीज टच कर रहे तो ये इसके सेंटर से पास हो रहा होगा। बड़े वाले डिस्क का रेडियस 2r एंड छोटे वाले डिस्क का रेडियस r हो जाएगा। और इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। लेट्स से बड़े वाले डिस्क का सेंटर C1 पे है एंड छोटे वाले डिस्क का सेंटर C2 पे, एंड दोनों डिस्क का सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा ये सेम रहेगा फॉर बोथ द डिस्क, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम डेंसिटी और थिकनेस सेम दिया हुआ, तो सरफेस डेंसिटी भी सेम होगा। लेट्स से जो बड़ा वाला डिस्क है उसको डिस्क 1 नाम दे देते एंड छोटे वाले डिस्क को डिस्क 2। तो बड़े वाले डिस्क का जो मास है उसको अपन सिग्मा इंटू पाई
2r का स्क्वायर लिख सकते हैं, मास इज सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया, एंड छोटे वाले डिस्क का जो मास है वो सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर होगा। ऑल्सो लेट्स से यहाँ पे C1 को ओरिजिन मान लेते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में बड़े वाले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, एंड छोटे वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो कि C2 पे लाई कर रहा है ये R के इक्वल होगा, राइट। एंड इन दोनों डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, इसी को अपन एक्स एक्सिस मान रहे हैं विद C1 एज द ओरिजिन, तो इसलिए अपन सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। सो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स कॉम विल बी इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे x1 0 है तो m1 x1 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m2 x2 मतलब सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 मतलब 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो ये 5 सिग्मा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली एक्स कॉम की वैल्यू r बाय 5 के इक्वल आ जाएगी, राइट। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द डिस्क्स कंबाइंड विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ r बाय 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, राइट। Question number 5. A disc of radius r is cut out from a larger disc of radius 2r in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. Locate the center of mass of the residual disc. So again मान लेते हैं ये बड़ा वाला डिस्क है जिसका रेडियस 2r है और इसमें से r रेडियस का एक छोटा डिस्क अपन कट कर रहे हैं, एंड छोटे डिस्क का जो पेरिफेरी है एज ऑफ द होल, होल मतलब छोटा डिस्क जिसको कट कर रहे हैं, इट टचेस द एज ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, तो ये दोनों एजेस को अपन टच करवा देंगे इधर। दैट मींस अगेन ये छोटा वाला डिस्क जिसको अपन कट कर रहे हैं ये बड़े वाले डिस्क के सेंटर से पास करेगा, राइट। ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही इसका भी रेडियस r के इक्वल होगा एंड बड़े वाले डिस्क का जो रेडियस है वो 2r के इक्वल है। सो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास लोकेट करना, सो अगेन लेट्स से C1 को ओरिजिन मान लेते बड़े डिस्क के सेंटर को, एंड छोटे डिस्क का जो सेंटर है वो C2 पे, और इसको x एक्सिस मान लेते। सो अभी जो गिवन सिस्टम है अपन अज्यूम कर सकते हैं दैट गिवन सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम जिसमें पूरा बड़ा वाला डिस्क है, देयर इज नो कैविटी। यहाँ पे बेसिकली छोटा वाला डिस्क निकाल दिया तो ये वाला पार्ट एक्चुअली एक कैविटी की तरह बिहेव कर रहा होगा बड़े वाले डिस्क में। तो गिवन सिस्टम का जो ज्योमेट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। गिवन सिस्टम में मास खाली इतने पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये वाला शेप कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, राइट। तो इसीलिए गिवन ज्योमेट्री को अपन दो ज्योमेट्रीज का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, कंप्लीट डिस्क माइनस उसमें से छोटा डिस्क निकाल दिया। रेफरेंस के लिए कंप्लीट डिस्क भी बना देते। तो कंप्लीट डिस्क में से छोटा डिस्क जब निकाल देंगे तो गिवन ज्योमेट्री मिल जाएगा, या फिर कंप्लीट डिस्क प्लस ये छोटा डिस्क जिसका सरफेस डेंसिटी नेगेटिव मान लेते। कंप्लीट डिस्क का सरफेस डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा और इसको अब मैं सुपर इंपोज कर रहा हूँ विद कैविटी वाला डिस्क विद सरफेस डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इन दोनों को जब मैं ओवरलैप करूंगा तो ये माइनस सिग्मा ये वाले रीजन के प्लस सिग्मा को लेके गायब हो जाएगा, राइट। सो गिवन ज्योमेट्री को अपन इन दोनों का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, सिस्टम 1 प्लस सिस्टम 2, और दोनों के कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास है उसको फाइंड करने के लिए अगेन m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी m1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर, और इस केस में m2 नेगेटिव होगा क्योंकि वो मास को निकाला जा रहा है तो उसको अपन नेगेटिव अज्यूम करेंगे, माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी x1 0 होगा, बड़े डिस्क के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट वो तो ओरिजिन पे लाई करेगा, एंड छोटे डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है C2 वो r के इक्वल होगा।
तो ये वैल्यूज डाल देते हैं फॉर्मूला में, एक्सकॉम विल बी इक्वल्स टू m1 x1 विच इज 0 प्लस m2 विच इज माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर इनटू x2 विच इज r अपॉन m1 प्लस m2। इस केस में m1 प्लस m2 4 टाइम्स सिग्मा पाई r स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स सिग्मा पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सॉल्व करने पर एक्सकॉम की वैल्यू माइनस r/3 आ जाएगी। माइनस r/3 मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन C1 से लेफ्ट की तरफ लाई करेगा, एंड लॉजिकली करना भी चाहिए क्योंकि राइट की तरफ अपन ने ये वाला मास निकाल दिया, ये कैविटी है, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में शिफ्ट हो गया होगा और उसका डिस्टेंस C1 से r/3 के इक्वल होगा, राइट। ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a square plate of HD and a circular disc of diameter D are placed touching each other at the midpoint of an edge of the plate as shown in the figure. Locate the center of mass of the combination assuming same mass per unit area for the two plates. तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स का सरफेस मास डेंसिटी सेम मान सकते हैं और दोनों के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना। तो उसके लिए मान लेते हैं सर्कल का जो सेंटर है C1 वो ओरिजिन है और स्क्वायर के सेंटर को C2 मान लेते और इसको x एक्सिस। सो बाय सिमेट्री सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका बाइकॉम 0 होने वाला है। तो हमारा टारगेट है सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को लोकेट करना। सर्कल को ऑब्जेक्ट 1 मान लो, सर्कुलर प्लेट को, एंड स्क्वायर प्लेट को ऑब्जेक्ट 2। तो एक्सकॉम को m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। m1 मतलब सर्कुलर प्लेट का मास जो कि सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर होगा। सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस है वो a/2 के इक्वल होगा, राइट। तो सिग्मा इंटू एरिया मतलब सिग्मा इंटू पाई a/2 का होल स्क्वायर, ये m1 होगा। एंड सर्कुलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट विच इज x1 वो 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली स्क्वायर प्लेट का मास सिग्मा इंटू स्क्वायर प्लेट का एरिया, स्क्वायर प्लेट का साइड a दिया हुआ है तो इसका एरिया a स्क्वायर, एंड स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट ये वाला लेंथ, ये a/2 और ये भी a/2। तो स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास C2 का जो x कोऑर्डिनेट है वो a के इक्वल होगा। तो ये सारे वैल्यूज डाल देते हैं फॉर्मूला में। m1 x1 तो 0 होगा बिकॉज x1 इज 0 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 4 प्लस सिग्मा a स्क्वायर। तो पूरे इक्वेशन में से सिग्मा a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a अपॉन पाई बाई 4 प्लस 1 बचेगा। सो फाइनल आंसर 4a अपॉन पाई प्लस 4 ये होगा। ये डिस्टेंस हमें C1 से मिलेगा क्योंकि C1 को ओरिजिन मान रहे, दैट मीन C1 से इतने डिस्टेंस की दूरी पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, calculate the velocity of the center of mass of the system of particles shown in the figure. So यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 और 5 पार्टिकल्स है और उनके मासेस और साथ में वेलोसिटीज के डायरेक्शंस भी गिवन है, राइट। सो ऐसे केसेस में वीकॉम फाइंड करने के लिए सारे वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर देंगे एंड वीकॉम के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 टिल m5 v5 अपॉन m1 टिल m5, सबको ऐड कर देंगे, राइट। सो x और y एक्सिस को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, राइट को x एक्सिस, ऊपर की तरफ y एक्सिस। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से सारे वेलोसिटी वेक्टर्स को i कैप j कैप में एक्सप्रेस कर देते। सो वेलोसिटी वेक्टर v1 ये होगा -1.5 cos 37 i कैप माइनस 1.5 sin 37 j कैप, दैट मीन्स माइनस 1.5 इंटू cos 37 मतलब 4/5 एंड sin 37 मतलब 3/5। तो 1.5 इंटू 4/5 ये 1.2 होगा और 1.5 इंटू 3/5 ये 0.9 होगा। सो माइनस 1.2 i कैप माइनस 0.9 j कैप, ये v1 होगा। सिमिलरली v2 वेक्टर
v2 वेक्टर मतलब इसको रिजॉल्व करेंगे 1 cos 37 i कैप इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो -1 cos 37 मतलब -4/5 i कैप, और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट पॉजिटिव होगा तो +1 sin 37 मतलब 3/5 j कैप, ये v2 होगा। सिमिलरली v3 वेक्टर जो है वो खाली i कैप में पॉइंट कर रहा है, सो v3 वेक्टर को 3 i कैप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपन एक बीच में स्किप कर गए, तो इसको नंबर 4 असाइन कर देते हैं। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। तो v4 वेक्टर जो है वो भी खाली y डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो 0.4 j कैप। एंड फाइनली v5 वेक्टर 2 cos 37 i कैप, cos 37 मतलब 4/5 into 2, so 8/5 i कैप, -2 sin 37 j कैप, sin 37 3/5 और इंटू 2 करेंगे तो 6/5 j कैप, ये v5 आ जाएगा, राइट। सिमिलरली साथ में मासेस भी सब्स्टिट्यूट कर दो। m1 1 kg के इक्वल है, m2 1.5 kg, m3 0.5 kg, m4 1.2 kg एंड m5 1 kg। तो ये सारे वैल्यूज डाल दो तो vcom मिल जाएगा उससे। m1 v1 1 into v1 -1.2 i cap -0.9 j cap plus m2 v2 1.5 into -4/5 i cap plus 3/5 j cap, m3 v3 मतलब 0.5 into 3 i cap, m4 v4 मतलब 1.2 into 0.4 j cap, एंड फाइनली m5 v5, m5 1 के इक्वल है एंड v5 8/5 i cap -6/5 j cap। और इस पूरे को m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 से डिवाइड कर देंगे। m1 plus m5 2, m2 plus m3 भी 2 के इक्वल है प्लस m4 विच इज 1.2, राइट। ये सारे मासेस का एडिशन होगा। तो यहाँ पे आई कैप के टर्म्स अलग से एंड जे कैप के टर्म्स अलग से स्टेट कर देते। -1.2 आई कैप 1.5 into 4 ये 6 के इक्वल होगा एंड -6/5 ये अगेन -1.2 आई कैप होगा प्लस 1.5 आई कैप प्लस 8/5 मतलब 1.6 आई कैप। और जे कैप में क्या क्या आएगा, -0.9 जे कैप प्लस 0.9 जे कैप प्लस 1.2 into 0.4 ये 0.48 जे कैप होगा -6/5 मतलब -1.2 जे कैप डिवाइडेड बाय 2 + 2 4, 4 + 1.2 5.2। तो -1.2 -1.2 is -2.4, 1.5 plus 1.6 3.1, 3.1 minus 2.4 मतलब 0.7 आई कैप। और जे कैप में ये टर्म्स कैंसिल हो गए, 0.4 minus 0.72 j cap upon 5.2, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 आई कैप माइनस 0.7 जे कैप लिख सकते अपॉन 5.2। सो इसकी वैल्यू 0.7 अपॉन 5.2 आई कैप माइनस जे कैप। आई कैप माइनस जे कैप डायरेक्शन मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये एंगल 45 डिग्री। और इसका जो मैग्नीट्यूड है आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड √2, सो वीकॉम का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 0.7 इंटू √2 अपॉन 5.2 होगी। √2 मतलब 1.4,
सो 1.4 इंटू 0.7 अपॉन 5.2, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0.2 मीटर्स पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा. ओके, एंड डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज बना रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 8. Two blocks of masses 10 kg and 20 kg are placed on the x-axis. The first mass is moved on the x-axis by a distance of 2 centimeters. By what distance should the second mass be moved to keep the position of the center of mass unchanged? So यहाँ पे center of mass move नहीं कर रहा. That means center of mass के x coordinate में कोई भी change नहीं होगा. That means delta x com should be 0. And delta x com मतलब m1 delta x1 plus m2 delta x2 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहाँ पे दो पार्टिकल्स है 10 kg मास एंड 20 kg मास. इसको पार्टिकल 1 मान लेते हैं, इसको पार्टिकल 2. सो m1 10 kg के इक्वल है और m2 20 kg के इक्वल है. और फर्स्ट पार्टिकल को 2 सेंटीमीटर से मूव करवा रहे. दैट मीन्स डेल्टा x1 2 सेंटीमीटर होगा, अज्यूमिंग राइट पॉजिटिव, एंड डेल्टा x2 हमें फाइंड करना. तो ये टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे, तो उससे न्यूमरेटर 0 आ जाएगा. दैट मीन्स m1 इंटू डेल्टा x1 10 इंटू 2 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2, ये 0 के इक्वल होगा. तो यहाँ से डेल्टा x2 माइनस 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है. माइनस मतलब पार्टिकल 2 को लेफ्ट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड वाइज 1 सेंटीमीटर से. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line. The first block is raised through a height of 7 centimeters. By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 centimeter? तो यहाँ पे डेल्टा y कॉम 1 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है. फर्स्ट ब्लॉक का मास 10 kg, सेकेंड ब्लॉक का मास 30 kg. फर्स्ट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. डेल वाई कॉम इक्वल्स टू m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 अपॉन m1 प्लस m2. ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ. m1 मतलब 10 kg, डेल्टा y1 7 सेंटीमीटर प्लस m2 30 kg, डेल्टा y2 फाइंड करना है. m1 प्लस m2 मतलब 40 kg. तो मासेस के सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट. न्यूमरेटर में 70 सेंटीमीटर्स प्लस 30 डेल्टा y2 अपॉन 40 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो. तो यहाँ से 30 टाइम्स डेल्टा y2, 40 माइनस 70 मतलब माइनस 30 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा. सो यहाँ से डेल्टा y2 की वैल्यू माइनस 1 सेंटीमीटर. और ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट को अपन ने पॉजिटिव लिया था, तो माइनस 1 आना मतलब सेकेंड मास को 1 सेंटीमीटर से नीचे शिफ्ट करना होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल in which a tray of mass capital M carrying a cubical block of mass small m and h length L is at rest in the middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass of the tray plus the ice system descend? So देखो यहाँ पे ग्रेविटी फ्री हॉल दिया हुआ, मतलब इस पूरे सिस्टम पे अगर मैं ट्रे और आइस को एक सिंगल सिस्टम मान लूं, इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा. तो यहाँ पे अगर आइस मेल्ट भी हो गया, तो मेल्ट होने के बाद जब वो पानी में कन्वर्ट होगा, तो पानी में कन्वर्ट होने के बाद बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, जिसके बारे में तुम लोग बाद में पढ़ोगे, उसका शेप स्फेरिकल हो जाएगा. क्यूबिकल शेप से स्फेरिकल शेप हो जाएगा. अगर ग्रेविटी होता तो पानी नीचे डिसेंड कर जाता, इस ट्रे को वो ऑक्यूपाई कर लेता. बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फ्री स्पेस एंड बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, इस क्यूब का जो शेप है वो स्फेरिकल बन जाएगा इस तरीके से. बट स्फेरिकल शेप बनते हुए भी वो ट्रे को इस तरीके से डिस्प्लेस करेगा सच दैट ट्रे प्लस आइस, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस नहीं होगा. क्यों डिस्प्लेस नहीं होगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था, तो हमेशा कांस्टेंट मतलब 0 ही रहेगा. दैट मीन सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स कॉम एंड डेल्टा वाई को, ये भी 0 होगा. मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहिए, राइट. दैट मीन्स the distance moved by the center of mass will be 0.
So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.